जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती हैं? तो अपना आंसर आ जाएगा खरीफ की फसलें जो है मुख्य रूप से मानसून यानी बरसात के मौसम में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। इसके विपरीत रबी की फसलें सर्दियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और बसंत गर्मी अप्रैल मार्च में काटी जाती हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा बरसात, सर्दी। जब पुरस्कार पहली बार मनाया गया था, केवल राष्ट्रमंडल आयरिश और दक्षिण अफ्रीका और बाद में जिम्बाब्वे नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यास ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र थे। यह निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित था? तो ये अपना आंसर आ जाएगा बुकर पुरस्कार की स्थापना जो है 1969 में हुई थी। शुरुआत में यह केवल राष्ट्रमंडल देशों आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और बाद में जिम्बाब्वे के नागरिकों द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण लंबाई वाले उपन्यास के लिए योग्य था। 2014 में इसे किसी भी देश के नागरिकों के लिए खोल दिया गया, बशर्ते उपन्यास अंग्रेजी में लिखा हो और यूके में प्रकाशित हो। तो अपना आंसर आ जाएगा बुकर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 3, सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी उज्ज्वला द्वारा निम्नलिखित ज्योति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये तो आईएमपी क्वेश्चन होने वाला। उज्ज्वला जो है उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2015 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए और कम कीमत में एलईडी बल्ब वितरित करना था। तो अपना आंसर आ जाएगा 2015 में इसकी शुरुआत हो गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया? तो ये आंसर आ जाएगा 2015 में। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का पुनर्गठन करके 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया था। नवंबर 2015 में सरकार ने इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया। तो अपना आंसर आ जाएगा 2015। किस सम्मेलन में ने अपने सदस्य देशों के बाहरी अधिवेश और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की? तो ये आंसर आ जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना की रूपरेखा तैयार। इसे ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। ये ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाती है। आईएमएफ और विश्व बैंक है ना, इनका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, महानदी द ग्रेटेस्ट अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब मंदी थी, यह किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये अमेरिका के इतिहास की सबसे आर्थिक मंदी थी जो कि वर्ष 1929। वैश्विक महामंदी की शुरुआत वर्ष 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शेयर बाजार की क्रैश होने के साथ शुरू हुई थी, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थापित किया और 1930 के दशक के उत्तरार्ध चली गई। तो ये आपको ध्यान में रखना। अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय आय के संदर्भ में जीवीए का फुल फॉर्म क्या है? तो जीवीए का फुल फॉर्म जो है वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धित। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत उत्पादकों और उद्योगों या क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। तो ये भी ध्यान में रखना है किसको मापता है, ये है। तो जीवीए का फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्वेश्चन नंबर 8, सिंहल सिन्हल निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो आंसर आ जाएगा श्रीलंका। सिन्हल श्रीलंका की आधिकारिक और बहुसंख्यक आबादी द्वारा बोले जाने वाली राजभाषा है। 1956 के सिंहल ऑन्टी एक्ट के तहत इसे श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था, जिसके बाद तमिल को भी मान्यता मिली। तो ये आंसर आ जाएगा सिन्हल।
श्रीलंका की भाषा है। विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो टमाटर उत्पादक देश है वैश्विक स्तर पर जो है वो है चीन। दुनिया का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश जो है वैश्विक स्तर पर चीन है। भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भौगोलिक रूप से सुंडा जल मरुस्थल किस समुद्र को हिंदी महासागर से जोड़ता है? तो आंसर आ जाएगा जावा सागर। सुंडा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया की सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच स्थित है, जो जावा को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। तो जावा महासागर आ जाएगा सुंडा जल मरुस्थल। भारत की संसद द्वारा ऐतिहासिक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो संसद द्वारा जो है ऐतिहासिक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था? वो हुआ था भोपाल गैस 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पारित किया था। तो ये भी ध्यान में रखना है किसके बाद पारित किया गया था, है ना। और ये रखना है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, वो भी आपको याद में रखना है। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक कार्य के लिए भीकाजी रुस्तम कामा मैडम कामा को मुख्य रूप से माना जाता है? तो मैडम कामा किस काम के लिए उन्हें जाना जाता है? तो उन्हें सर्वप्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए। भीकाजी कामा ने विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराने के लिए इन्हें जाना जाता है, क्योंकि 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इन्होंने कब फहराया? 1907 में। कहाँ? जर्मनी के स्टटगार्ट में। और कौन है? मैडम भीकाजी कामा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 1919 में गठित हंटर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस घटना की जांच करने के लिए किया गया था? तो 13 मार्च 1919 को क्या है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो अमृतसर में जो है विवत्स जलियांवाला बाग नरसंहार की आधिकारिक जांच के लिए हंटर की अध्यक्षता में अक्टूबर 1919 में डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था, जिसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने विराट कोहली की, तो ये तो जो है पुराना क्वेश्चन है, तो इसको अभी छोड़ते हैं अपन करंट अफेयर्स के। प्रसिद्ध पारंपरिक तमांग सेलो लोक गीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तमांग सेलो जो है वो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तमांग सेलो मुख्य रूप से नेपाली मूल के तमांग समुदाय का एक पारंपरिक लोक संगीत है, गीत शैली है, जो भारत के पश्चिम बंगाल विशेषकर दार्जिलिंग कालिम्पोंग क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक लोकप्रिय है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों के संदर्भ में वीर सिंह देव का भव्य और 7 मंजिला महल कहाँ स्थित है? वीर सिंह देव का जो है 7 मंजिला महल कहाँ स्थित है? वो है दतिया में। बुंदेल राजा वीर सिंह देव द्वारा निर्मित भव्य 7 मंजिल महल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। इसे दतिया महल या सतखंडा महल भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1614 में पूरा हुआ था और इसमें लकड़ी और लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। मध्य प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध धुरंधर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको पता होगा जबलपुर में। धुरंधर प्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बेड़ा घाट में नर्मदा नदी में स्थित है। यहाँ नदी का पानी संगमरमर की चट्टानों से नीचे गिरता है, जिससे पानी के धुएं जैसा आभास होता है। तो ये भी ध्यान में रखें। महान संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर स्थान से संबंधित थे, जहां उन्होंने संगीत की एक अनूठी परंपरा शुरू की थी? तो ये आ जाएगा मैहर से संबंधित थे उस्ताद अलाउद्दीन खान। इनके बारे में देख लेते हैं।
महान सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है मध्य प्रदेश के मैहर शहर से संबंधित थे। वे मैहर रियासत के दरबारी संगीतकार थे और उन्होंने ही प्रसिद्ध मैहर बैंड तथा संगीत के मैहर घराने की स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध साहित्यिक संकलन द ब्लूम्सबोरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक हैं वो है अभय कुमार। भारतीय राजनयिक और कवि अभय कुमार प्रसिद्ध पुस्तक द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम के संपादक लेखक हैं, जिन्होंने 3000 वर्षों की भारतीय कविता का संकलन किया है। तो अपना आंसर आ जाएगा अभय कुमार। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक स्वास्थ्य संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये आंसर आ जाएगा अपना 3। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। महासागरों में उठने वाले ज्वार और समुद्री लहरों की गतिज व स्थितिज ऊर्जा को मुख्य रूप से क्या उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये ऊर्जा और बिजली। आंसर आ जाएगा अपना ऊर्जा और बिजली। समुद्र ज्वार और लहरों की आंतरिक ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा के रूप में टरबाइन चलाकर नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अभी कथन, ठोस कचरा आज की दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है। इसका कारण यह मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। तो सही बात है। तो अपना आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं ना। ठोस अपशिष्ट का अनुचित प्रबंधन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संकट का प्रमुख कारण है, क्योंकि लैंडफिल से रिसने के वाला कचरा रसायन मृदा तथा भूजल दोनों को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है और अतः कथन जो है दोनों कारण और कथन दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 23, पादप जगत के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस समूह के पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं पाया जाता? विभेदित जो है पादप शरीर नहीं पाया जाता। तो अपना आंसर जाएगा थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स समूह के पौधों में की संरचना सरल होती है, जिससे जड़ तना पत्तियां अलग से विभेदित नहीं होती। इसके शरीर को थैलस कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, सुरेश एक ऐसे जीव को देखता है जिसमें द्विपक्षीय समरूपता, बंद परिसंचरण तंत्र और मेटामेरिक खंडी भवन पाया जाता है। वह जीव किस संघ का होगा? तो वो होगा एनेलिडा। संघ एनेलिडा के जीवों जैसे केंचुआ की प्रमुख विशेषता द्विपक्षीय समरूपता, मेटामेरिक खंडी भवन और एक विकसित बंद परिसंचरण तंत्र का होना है। तो आंसर आ जाएगा एनेलिडा। कहा जाता है कि वातावरण में खालिस्तान का प्रतिशत औद्योगिक क्रांति के बाद से काफी बढ़ गया है, जब से मानव ने जीवाश्म ईंधन को बहुत बड़े पैमाने पर जलाना शुरू किया है। तो क्या है वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड। औद्योगिक क्रांति के बाद कोयला, पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक दहन के कारण वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में भारी वृद्धि हुई है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। व्यावसायिक स्तर पर गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए आधुनिक मछली पकड़ने के जालों को मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? तो इसको किया जाता है इको साउंड और सैटेलाइट्स। आधुनिक समुद्री मत्स्यिकी में मछलियों के बड़े झुंड फिश स्कूल का पता लगाने और जालों को सही दिशा देने के लिए सोनार, इको साउंड और उपग्रह सैटेलाइट जो है तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अमीबाइसिस एक परजीवी जनित रोग है जिसमें संक्रमण के बाद मुख्य रोगाणु शरीर के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं? तो ये आ जाएगा आंत को प्रभावित करते हैं ना। अमीबाइसिस
एंट हमीबा स्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह रोगाणु मुख्य रूप से मानव की बड़ी आंत को प्रभावित करता है, जिसमें पैचिस, दस्त और पेट में ऐंठन होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में प्राथमिक और द्वितीयक उपचार के बाद गाढ़े कीचल से पृथक किए गए पानी को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो ये आ जाएगा पुनः निर्मित जल, रिक्लेम्ड वाटर। WWTP वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कीचड़ और अशुद्धियों को पूरी तरह से अलग करने के बाद उपचारित जल को रिक्लेम्ड वाटर कहा जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई या उद्योग में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि प्रदूषण के मानकों के अनुसार कितने डेसिबल से ऊपर का शोर मानव कानों के लिए शारीरिक रूप से दर्दनाक हो जाता है? तो ये हो जाता है, अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर अपन सुनते हैं तो वो जो है मानव के कान को जो है नुकसान पहुंचाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक मानकों के अनुसार 80 डेसिबल से अधिक तीव्र ध्वनि का स्वर लंबे समय तक सुनने से हानिकारक होता है और 120 से 130 डेसिबल के पार यह कानों के लिए दर्दनाक बन जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा 80 डेसिबल के ऊपर जाने पर। रासायनिक रूप से चौक, संगमरमर और चूना पत्थर का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका जो मुख्य अवयव है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। चौक जो है चूना पत्थर और संगमरमर रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, जिसका आणविक सूत्र CaCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल। फर्स्ट में आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो ये पाई जाती है समताप मंडल। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के दूसरे प्रमुख भाग समताप मंडल में धरातल से लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर केंद्रित होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, कृषि फसलों के मौसम चक्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फसल आमतौर पर ग्रीष्मकालीन जायद से जुड़ी नहीं है? तो ये 2 क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछ लिया है। तो जायद से कौन सी नहीं जुड़ी है? वो है सूरजमुखी, क्योंकि सूरजमुखी रबी की फसल है। तरबूज, खीरा और लकड़ी और करेला जैसी पानी से भरपूर फसलें मुख्य रूप से मार्च से जून के मध्य जायद में उगाई जाती है। सूरजमुखी मुख्य रूप से रबी या खरीफ चक्र की व्यावसायिक तिलहन फसल है। तो ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, पादप जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंदों के माध्यम से अलैंगिक या कायिक जनन का एक प्रमुख उदाहरण है? तो कौन सा है? वो है फर्न। फर्न और अदरक जैसे पौधे भूमिगत तने के रूपांतरण, जिसे प्रकंद कहते हैं, के माध्यम से अलैंगिक रूप से कायिक प्रवर्धन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के इतिहास में कार्ल लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लिनियस की वर्गीकरण को एक पदानुक्रमित संरचना पर आधारित है, सही है। लिनियस की प्रणाली के नाम के लिए द्विपाद नामकरण का उपयोग करती है, सही है। लिनियस ने ऐसे जीवों को एक साथ समूहित किया जिसने स्पष्ट शारीरिक लक्षण समान थे, सही है। लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है और जीवों के बीच विकासवादी संबंधों पर विचार करती है। तो ये जो है हो जाएगा गलत। कार्ल लिनियस की प्रणाली जो है मुख्य रूप से बाह्य शारीरिक और कृत्रिम लक्षणों पर आधारित थी। यह आधुनिक चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट हो जाता है, पौधे में कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक जनन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भाग स्वाभाविक रूप से भाग नहीं लेता है? तो ये होता है फूल, बाकी चीजें भाग लेते हैं ना जनन में। फूल पौधों का मुख्य लैंगिक प्रजनन जनन होता है,
जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर के माध्यम से निषेचन होता है, और भूस्तरीय प्रकंद और कंद अलैंगिक कायिक जन्म के भाग हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू।